अगर हम लोग बात करते हैं पावर सिस्टम की, तो जब भी हम पावर सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रांसमिशन और एक होता है जनरेशन। नाउ अगर हम बात करें डिज़ाइनिंग की, तो जब भी हम पावर सिस्टम की डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो चाहे ट्रांसमिशन हो या फिर जनरेशन हो, दोनों के दोनों हमारा एम होता है कि हमारा सिस्टम जो है वो कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए एज अ यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ पुराने कुछ लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी कि इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, यानी कि जनरेशन को कैसे इकोनॉमिकली बनाया जा सकता है। नाउ इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर ये पूरी सीरीज जो है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसमिशन को कैसे हम लोग इकोनॉमिकल बना सकते हैं, कॉस्ट एफिशिएंट बना सकते हैं। नाउ अगर ट्रांसमिशन को कॉस्ट एफिशिएंट बनाने की बात है तो दो फैक्टर पिक्चर में आते हैं। एक है कि हम लोग जो कंडक्टर का साइज चुन रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक होना चाहिए, और दूसरा जो हम ट्रांसमिशन वोल्टेज चुन रहे हैं वो भी इकोनॉमिक होना चाहिए, यानी कि कंडक्टर का साइज और वोल्टेज ये दोनों के दोनों हमारे इकोनॉमिक होने चाहिए, इस तरीके से कि हमारा जो सिस्टम है जिसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं ट्रांसमिट करने के लिए पावर को, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो। ना यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक कंडक्टर साइज की। पहले एक चीज़ को डील करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके फर्दर का डिस्कस करेंगे कि वोल्टेज कैसे चुनना है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक कंडक्टर साइज की, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर इकोनॉमिक कंडक्टर साइज की बात कर लेते हैं, तो जब भी हम ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करते हैं तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा पोर्शन जो होता है वो कंडक्टर का होता है। अब कंडक्टर की जो कॉस्ट है वो एक मेजर पोर्शन कवर करती है टोटल ट्रांसमिशन कॉस्ट में, यानी कि जितना भी तुम्हारा खर्चा होगा ट्रांसमिशन लाइन बिछाने में, पावर को भेजने में, उसमें मेजर पोर्शन जो होगा वो कंडक्टर कॉस्ट अपना एक्यूमुलेट करती है। नाउ कंडक्टर की अगर हम बात करें कि कितना कंडक्टर लगेगा, ये अल्टीमेटली डिसाइड होता है एरिया से, कि एरिया कितना है कंडक्टर का, यानी कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा कंडक्टर हम यूज़ करेंगे सिस्टम के अंदर और उतनी ही ज़्यादा कॉस्ट होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा ट्रांसमिशन कॉस्ट इफेक्टिव हो तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि एरिया जो है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी कि हम ऐसा एरिया चुने जिसमें क्या हो, पावर की पावर चली जाए और कोई भी कह सकते हो जो पैसा है वो काफ़ी हद तक बच जाए, यानी कि सस्ते से सस्ता कंडक्टर और ज़्यादा से ज़्यादा पावर हम ट्रांसमिट कर पाएँ, ये हमारा एम होना चाहिए ना। अब ये कैसे चुन सकते हैं, यानी कि कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा एरिया इकोनॉमिकल है हमारे ट्रांसमिशन के लिए, तो इसके लिए केल्विन्स लॉ पिक्चर में आता है ना। केल्विन्स लॉ क्या कहता है, केल्विन लॉ ये कहता है कि मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया कंडक्टर का वो होगा जिसमें पूरे साल में जो हमारा खर्चा हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन पे वो मिनिमम हो ना। ये एक बड़ी ही रफ डेफिनेशन है, अब इसको आगे हम लोग और डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं टोटल खर्चा कितना होगा ट्रांसमिशन लाइन पे, ये पता करना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके अंदर कई सारे फैक्टर हैं। तो मेजरली यानी कि अगर हम कह सकते हैं ब्रॉडली दो कैटेगरी इसके अंदर आती हैं। तो जो भी साल के अंदर हमारा ट्रांसमिशन लाइन में खर्चा होगा उसके अंदर पहला खर्चा होता है बड़ा खर्चा जिसे कहते हैं, वो डिसाइड होता है कि कितना एनुअली हम खर्च कर रहे हैं कैपिटल कॉस्ट ऑफ कंडक्टर पे, यानी कि जो कंडक्टर की कैपिटल कॉस्ट है उस पर हम कितना खर्चा कर रहे हैं ना। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक है कि कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो तुम कैपिटल कॉस्ट ऑफ कंडक्टर पे ना। इंटरेस्ट क्यों, क्योंकि भैया कोई भी ट्रांसमिशन लाइन अगर आप बिछा रहे हो या कोई भी पावर सिस्टम चला रहे हो तो किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना पैसा लगा सके, तो ये सारा पैसा किसी ना किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे लोन लिया जाता है बैंक से। तो भाई जो लोन लोगे उसके ऊपर इंटरेस्ट खर्चा करोगे, तो पूरे साल कितना इंटरेस्ट खर्चा कर रहे हो तुम कैपिटल कॉस्ट ऑफ कंडक्टर पे, साथ ही साथ कितना डेप्रिशिएट हो रहा है ना। डेप्रिसिएशन के ऊपर बड़ा ही ब्यूटीफुल लेक्चर मैंने पुराने लेक्चर में बताया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं डेप्रिसिएशन कॉस्ट के ऊपर, और उसके पता करने की 3 मेथड को भी मैंने वहाँ सिखाया है। तो यहाँ पे आते हैं वापस से, तो डेप्रिसिएशन भी हो रहा है लगातार कंडक्टर का, तो उसके ऊपर भी कुछ खर्चा हो रहा है। तो साल में दो खर्चे तो प्रोमिनेंट है, एक है इंटरेस्ट कितना कैपिटल पे जा रहा है कैपिटल कॉस्ट ऑफ कंडक्टर पे, और दूसरा जो डेप्रिसिएशन जो हो रहा है। ठीक है, नाउ यहाँ पे अब बात कर लेते हैं दूसरा जो साल में सबसे बड़ा खर्चा होता है जो ट्रांसमिशन लाइन में एनुअल कॉस्ट में जो इंक्लूड होगा, वो है कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड इन द कंडक्टर, यानी कि जो भी हम कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर जो एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो मेनली जो एनर्जी लॉस होती है वो आई स्क्वायर आर लॉसेस की फॉर्म में होती है। देखो जब भी हम कंडक्टर बिछाएंगे उसमें अंदर पावर जाएगी तो आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे, तो वो पूरी की पूरी पावर जो होगी वो हीटिंग होगी और किसी भी काम की नहीं होगी, तो इसीलिए हम कह देते हैं इसे आई स्क्वायर आर लॉसेज। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो जब भी ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो करेगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे। नाउ अब ऐसे में पहली वाली जो कॉस्ट है जो एनुअल खर्चा हो रहा है हमारा कैपिटल कॉस्ट ऑफ कंडक्टर को, उसको अगर हम C1 लिख लें और कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड इन कंडक्टर को C2 लिख लें, तो एक बात कह सकते हैं C1 के बारे में ये कहा जा सकता है कि C1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी कि जो एनुअल खर्चा होगा कैपिटल कॉस्ट ऑफ कंडक्टर पे वो कंडक्टर के एरिया पे डिपेंड करेगा सीधे सीधे डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट लगानी पड़ेगी, उतना महंगा कंडक्टर खरीदोगे, उतना जितना महंगा कंडक्टर होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, साथ ही साथ उतना ही उसमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी निकल के आएगी। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एरिया ऑफ कंडक्टर हो गया ए। नाउ अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो P1 A से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ना अगर C2 की बात कर लेते हैं तो C2 का जो एरिया है वो C2 का जो रिलेशन है एरिया से वो इन्वर्सली है। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी कम एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि आई स्क्वायर आर लॉसेस की अगर हम बात करें तो जो एरिया होता है वही रेजिस्टेंस के लिए जिम्मेदार होता है। तो अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस वायर का कम होगा तो एनर्जी लॉस कम होगी। तो C2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ना अगर हम इस इक्वेशन के इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो हम लिख सकते हैं P2/A, तो C2 इक्वल टू
P2/A हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो P2 अगेन जैसे यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी हटा के P1 लगाया था, वहाँ पे हमने P2 लगा दिया, ठीक। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। नाउ अब अगर हम बात करें टोटल कितना खर्चा हुआ साल में, तो CT यानी कि टोटल खर्चा जो हुआ वो C1 प्लस C2, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें तो यानी कि आ गया P1A प्लस P2/A, ठीक है। तो यहाँ से एक निकल के आया मोटा मोटा कि टोटल जो खर्चा होगा साल में एज पर केल्विन्स लॉ वो कितना होगा, वो होगा तुम्हारा P1A प्लस P2/A। ये हमारी कॉस्ट निकल के आ गई एनुअल खर्चा की, जो कंडक्टर पे जो ट्रांसमिशन में हो रहा है कंडक्टर की वजह से, ठीक है ना। अगर हम इसको इसका मिनिमम निकालना चाहें, क्योंकि ये तो टोटल कॉस्ट आ गई, अब हमें क्या चाहिए, केल्विन्स लॉ ने क्या कहा था कि हमें वो कंडक्टर का साइज रखना है जिसमें मिनिमम ये सारी जो खर्चा हो रहा है एनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम में बिकॉज ऑफ कंडक्टर, वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर CT निकल के आए इसे डिफरेंशिएट कर देंगे मिनिमा निकालने के लिए, उसको इक्वल रख देंगे 0 के। तो जरा करके देखते हैं। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये इक्वेशन P1 माइनस P2/A² आ जाएगी इक्वल टू 0 ना। अगर इन्हें शफल कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा P1 इक्वल टू P2/A², ठीक। और अगर इसे A को एक इधर भेज दें तो यहाँ पे आ जाएगा P1A इक्वल टू P2/A। जस्ट हमने क्या करा है, A² का एक A P1 की तरफ भेज दिया। तो अब देखो ये बड़ा सुना सुना सा लग रहा है ना, P1A और P2/A। P1A को मैं लिख सकता हूँ C1 और P2/A को लिख सकता हूँ C2। तो यहाँ से एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आई कि जब हम इकोनॉमिक्स में गए, यानी जब हम मिनिमम इकोनॉमिकल वैल्यू निकालने की कोशिश करने लगे कंडक्टर की, तो पता चला कि वो कंडक्टर का एरिया जिसपे C1 इक्वल टू C2 हो जाए, ठीक। यानी कि क्या हुआ, यहाँ से केल्विन्स लॉ को डिफाइन कर लेते हैं, बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट है, ध्यान से समझ लेना। तो केल्विन्स लॉ क्या कहता है कि मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर कौन सा होगा, वो साइज होगा जिसपे एनुअल इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का जो कॉस्ट तुम पे कर रहे हो कंडक्टर की, वो इक्वल हो जाए एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉस, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, तो भाई अभी देखो हमने पीछे सीखा था C1 क्या था, C1 था जो हम लोग एनुअल कॉस्ट ऑन कैपिटल, एनुअल कैपिटल कॉस्ट ऑफ कंडक्टर, यानी कि जो हम लोग कैपिटल कंडक्टर के ऊपर जो खर्चा कर रहे थे, कंडक्टर की कैपिटल पे जो खर्चा हो रहा था, जैसा कि इंटरेस्ट हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि इंटरेस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। तो कैपिटल कॉस्ट ऑफ कंडक्टर के ऊपर जो खर्चा हो रहा था वो हो गई C1। और C2 क्या है, ये हो गया एनर्जी लॉसेज, I²R के एनर्जी लॉसेज जो होंगे उसमें जो खर्चा होगा, जो पैसा वेस्ट होगा, हो गया C2। तो ये क्या कहते हैं, केल्विन्स लॉ कहता है कि भाई जब भी ये अगर आपको चाहते हो वो कंडक्टर का इकोनॉमिकल एरिया पता करना, तो इकोनॉमिकल एरिया वो होगा इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर जिसमें ये दोनों कॉस्ट बराबर हो जाएं। यानी कि जो कैपिटल खर्चा कर रहे हो साल भर का कंडक्टर पे और जो एनर्जी लॉस हो रहा है साल भर का, ये दोनों अगर इक्वल कर दोगे तो जिस एरिया पे दोनों इक्वल होंगे वो होगा मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया। सो डेट इज द केल्विन्स लॉ। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हमने केल्विन्स लॉ को तो डिफाइन कर लिया, लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता चला कि भाई एक्चुअल में इकोनॉमिकल एरिया होगा क्या। तो उसके लिए ये ब्लू कलर वाला फॉर्मूले को ध्यान से देखो। यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, P1 इक्वल टू P2/A², अगर हम इसे शफल करें थोड़ा सा तो यहाँ से हम मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया A निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू होगा अंडर रूट में P2/P1। सिंपली हमने शफल करा है और स्क्वायर रूट लगा दिया A² हटा के, ठीक है। सो दिस इज योर मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया। यानी कि केल्विन्स लॉ की अगर हम बात करें, केल्विन्स लॉ के बेसिस पर अगर जाने तो मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया जो कंडक्टर का निकल के आएगा वो अंडर रूट में P2/P1 होगा। नाउ यहाँ पे अगर हम केल्विन्स लॉ को एक तरीके से डिफाइन, अभी तक हमने समझ में आ गया होगा, अगर हम इसको एक कर्व के रूप में बनाने की कोशिश करें तो अभी तक हमने जो सीखा, हमने क्या सीखा, यानी केल्विन्स लॉ अगर स्टेट करें तो केल्विन्स लॉ मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर जो होगा वो इक्वल होगा, वो तब होगा जब एनुअल इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ कंडक्टर इक्वल हो जाती है एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड, ठीक है। आईओ भी समझ में आ गई, केल्विन्स लॉ बिल्कुल क्लियर हो गया, किसी भी तरीके डाउट नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे केल्विन्स लॉ लगभग खत्म हो गया। नाउ अगर हम कर्व की बात करें, एक कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो उसके लिए एनुअल इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ कंडक्टर हम मान लेते हैं P1A है और एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड जो है वो P2/A है, ठीक है। और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो जरा कर्व बना लेते हैं। तो इसमें y एक्सिस ले लेते हैं एनुअल कॉस्ट और x एक्सिस ले लेते हैं एरिया को। तो अगर P1A को बनाओगे तो P1A क्या होगा, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो स्ट्रेट लाइन विद c विथ होती है, यहाँ पे c है नहीं, तो y इक्वल टू mx। तो सिंपली क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी इस तरीके से जिसका स्टार्टिंग 0 से होगी, ठीक। ये हो गया तुम्हारा P1A। ना अगर P2/A को बनाने की कोशिश करोगे तो ये कुछ इस तरीके का कर्व बन के आएगा। सो दिस इज योर P2/A। हम P1A और P2A इनको मिला के कर्व बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके का कर्व मुझे देखने को मिलेगा, जहां पे अगर हम दोनों को मिला दें यानी कि एडअप कर दें तो वो हमें ये निकल के आए, दिस इज योर टोटल कॉस्ट, यानी कि CT जो निकल के आएगी। याद है अभी पीछे हमने CT निकाली थी, तो CT यहाँ पे कितना होगा, CT टोटल कॉस्ट जो निकल के आएगी वो इक्वल टू हो जाएगी P1A प्लस P2A। यहाँ पे टोटल निकल के आ गया हमारे पास एनुअल कॉस्ट निकल के आ गई। अगर हम टोटल एनुअल कॉस्ट यानी पूरे साल भर में जो खर्चा हो रहा है हमारा, ठीक ना, अगर हम बात करें तो मिनिमम कौन सा होगा, तो इसका मिनिमम पॉइंट कौन सा, ये आपका मिनिमम पॉइंट है। सो दिस इज योर मिनिमम एनुअल कॉस्ट, यानी कि जो साल भर में जो खर्चा होगा उसका जो मिनिमम जो खर्चा हो सकता है, पॉसिबल है
किसी भी तरीके से, वो कितना होगा, वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ कंडक्टर, मिनिमम एरिया ऑफ कंडक्टर जिस पे ऐसा होगा, मिनिमम एनुअल कॉस्ट लगेगी हमारी, वो कौन सी होगी, वो होगी ए। तो दिस इज योर मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो याद करो जो बिल्कुल स्लाइड की शुरुआत में मैंने केल्विन लॉ बताया था, तो केल्विन ने जो रफ लॉ दिया था, एक जनरली स्टेटमेंट दिया था, वो ये था कि भाई मोस्ट इकोनॉमिकल वो होगा एरिया, मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया कंडक्टर का वो होगा जिसपे साल भर में जो खर्चा हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन का वो मिनिमम हो। ठीक है, तो मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ये, और साल भर का खर्चा, मिनिमम खर्चा वो ये हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये साल भर का मिनिमम खर्चा हो गया। दूसरा, जब हमने केल्विन लॉ को पूरा ड्राइव करके लाए, तो जो मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर जो उन्होंने एग्जैक्टली निकाला, वो कितना निकाला, वो निकाला P1A जब इक्वल हो जाए P2A के, यानी कि एनुअल कॉस्ट जो हम स्पेंड कर रहे हैं इंटरेस्ट पे, डेप्रिसिएशन ऑफ कंडक्टर पे, वो जब इक्वल हो जाएगा एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड, यानी कि जब वो बराबर हो जाए एनर्जी वेस्टेड जो एनुअल कॉस्ट लग रही है उस पर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया की बात कर लें तो P1/A इक्वल टू P2/A, और यहाँ से एरिया जो हमने पुरानी स्लाइड में निकाला था अंडर रूट में P2/P1। सो दिस इज योर मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया। नाउ अगर हम बात कर लेते हैं तो केल्विन लॉ के अंदर कुछ एरर थे जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया और पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं है, ज़्यादा सही से मैं कहूँ। कौन कौन से एरर थे? सबसे पहले एरर जो था वो C1 में ही था। C2 में तो देखो कोई एरर के चांसेस नहीं, क्योंकि C2 हमारे एनर्जी वेस्ट हो रही है I²R पे, तो उसमें कोई एरर नहीं है। C1 में एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि भैया हमने C1 में क्या लिया, C1 वो कॉस्ट थी जो कि एनुअली खर्च हो रही है, इंटरेस्ट जो हम कैपिटल ऑफ कंडक्टर पे दे रहे हैं, साथ ही साथ जो डेप्रिसिएशन हो रहा है। लेकिन भाई साहब अगर आप ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें, चाहे वो ओवरहेड ट्रांसमिशन हो या फिर अंडरग्राउंड हो, दोनों ही केसेस के अंदर कंडक्टर के अलावा इसके अंदर देखो C1 में केवल कंडक्टर लिया था, लेकिन अगर ओवर ट्रांसमिशन देखो या अंडरग्राउंड केबल, दोनों में कंडक्टर के अलावा भाई इंसुलेटर भी लगे होते हैं। तो इंसुलेटर की कॉस्ट कहाँ जाएगी? लेबर कॉस्ट, भाई बिछाने के भी तो चार्ज दोगे। ये जो तुम ये टमटा पूरा लगा रखे हो ट्रांसमिशन लाइन का टॉवर ओवर, इसको लगाने के लिए तो हमें इंजीनियर चाहिए, हमें वर्कर्स चाहिए, इंजीनियर से ज़्यादा कहूँगा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कॉस्ट कौन लेगा? तो लेबर कॉस्ट है ही नहीं। और यदि अंडरग्राउंड केबल सोच के देखो, बिछाने के कितना ज़्यादा खर्चा आता है, ज़मीनें खोद के बिछाना पड़ता है, तो वो हमने इंक्लूड नहीं करी केल्विन ने। ठीक है, सपोर्ट स्ट्रक्चर की कॉस्ट इंक्लूड नहीं करी। ओवर ट्रांसमिशन में जाओगे तो सपोर्ट स्ट्रक्चर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, वो सब इंक्लूड ही नहीं है यार पिक्चर के अंदर। केवल हमने कंडक्टर को देखा, ठीक है, और कंडक्टर की कॉस्ट को देखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, इसकी वजह से सिस्टम के अंदर एरर आ गया, क्योंकि ये सब के सब मिसिंग थी। तो जो C1 था, यानी कि मेन एरर जो आया, तो ये बड़ा डीप इनसाइट बता रहा हूं मैं आपको कि केल्विन लॉ में एरर कहाँ आया। तो केल्विन लॉ में एरर C2 में नहीं आया था, C1 में एरर आया। क्यों? क्योंकि ये 3-4 कॉस्टें हमने इग्नोर कर दी, और यहीं से जन्म होता है मॉडिफाइड केल्विन लॉ का। तो ये पुराना केल्विन लॉ मैंने बता दिया। अब मॉडिफाइड क्या करा, ये सारी कॉस्ट कैसे इंक्लूड करी, और फॉर्मूले प्लस कर्व के अंदर क्या चेंज आया, वो हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। चलिए, यहाँ तक अगर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कर सकते हैं। 2 लेक्चर मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप टैरिफ सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं जो यूज़ होता है इंडिया में और सारी जगहों पे 6 तरीके के, वो आप इसलिए लेक्चर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप लोड फैक्टर के बारे में जानना चाहते हो कि लोड फैक्टर क्या होता है, तो राइट लेक्चर पे क्लिक कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।